दिस इज़ आवर प्लैनेट अर्थ, जिसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। एंड आज हम इसी वाटर कंपोनेंट को पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर इन आवर ओशियानोग्राफी पार्ट 2। हाइड्रोस्फीयर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बना है, जैसे कि आपके ओशियंस, सीज, आपके लेक्स, आपकी रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इन सभी का जो कंपोजिशन है वो करता है वेरी, यानी कि ओशियंस में जो है जहाँ सबसे ज़्यादा आपको पानी देखने को मिलता है, वहीं रिवर्स जो है उनमें सबसे कम पानी देखने को मिलता है। और एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ये कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। अब हम इस कंपोजिशन की बात करें तो लगभग 97% ऑफ वाटर, टोटल वाटर प्रेजेंट इज सलाइन वाटर, यानी कि वो प्रेजेंट है हमारे ओशियंस और सीज में। अब बचता है हमारा 3% जो कि है फ्रेश वाटर। इस 3% में सबसे पहले ऑलमोस्ट 2.1% जो है वो चला जाता है हमारा ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स और आइस शीट्स में। ग्राउंड वाटर जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे डेली यूजेस के लिए। ग्राउंड वाटर के बाद सॉइल सबसे ज़्यादा वाटर कंटेन करती है। सॉइल के बाद हमारा आ जाता है लेक्स, और इन्हीं लेक्स में जो इनलैंड सीज हैं, यानी कि जो चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए हैं और किसी भी तरह से किसी ओशन से कनेक्टेड नहीं है, वो हैं हमारे इनलैंड सीज, वो भी यहीं पे इन्हीं लेक्स में कवर होते हैं। लेक्स के बाद हमारा आता है एटमॉस्फेयर, और सबसे लास्ट में आती है हमारी रिवर्स। तो ये क्रोनोलॉजी हमें याद रखनी है, दैट स्टार्ट विद ओशन एंड सीज एंड एंड विद रिवर्स। ओशंस के बाद हमारे ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के बाद ग्राउंड वाटर के बाद सॉइल, लेक्स और एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगर अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो होता है हमारा ओशंस का टेम्परेचर। हमने ऑलरेडी देखा था कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो वेरी करता है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूडनली और लैटिट्यूडनली अपनी लोकेशन चेंज करते हैं। सिमिलरली ओशंस का टेम्परेचर भी लैटिट्यूडनली और वर्टिकली चेंज होता है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं आपको टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है। अगर हम पूरे ओशंस का एवरेज टेम्परेचर निकालें तो वो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड बैठता है, बट यहीं ट्रॉपिक्स में ये टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री तक जा सकता है, जबकि पोल्स पे ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री या नेगेटिव में भी जा सकता है। तो इसलिए हमारा जो एवरेज, ओवरऑल एवरेज है सभी ओशंस का, वो सरफेस पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सरफेस। क्यों, वो अभी हम जानेंगे। अब देखो, पोल्स पे जो सरफेस पे टेम्परेचर है वो है नेगेटिव या 0, वहीं इक्वेटर पे वो ऑलमोस्ट अबाउट 20 डिग्रीज है। बट जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लग जाता है, और आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट, चाहे पोल्स हो या फिर इक्वेटर या फिर ट्रॉपिक्स, वो कांस्टेंट हो जाता है ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसलिए मैंने कहा था ये सरफेस वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डेप्थ में जाते हुए जो टेम्परेचर चेंज हमें देखने को मिल रहा है, इसी के बेसिस पे हम जो ओशंस है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है हमारा सरफेस लेयर, फिर होता है थर्मोक्लाइन लेयर, और फिर होती है हमारे डीप ओशन। सरफेस लेयर जो है वो सनलाइट से इफेक्टेड होता है, यानी कि वहाँ पे सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट कर पाती है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर होता है ज़्यादा। फिर जहाँ हमें टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलता है विद डेप्थ, उसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन, और जहाँ पे ये हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है उसको हम बोलते हैं डीप ओशन। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट अराउंड 1000 मीटर्स पे जाके। तो ये हमने बात की ओशन टेम्परेचर की। अब ये ओशन टेम्परेचर क्यों वेरी कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो ओशन के पास जो एनर्जी आ रही है वो 2 सोर्स से आ रही है। पहला सोर्स है हमारा सन, जो कि मेजर कंपोनेंट है अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड करने का, बट दूसरा सोर्स है हमारा जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि जो इनसाइड ऑफ अर्थ आ रही है, क्योंकि इनसाइड ऑफ अर्थ से क्या हो रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनसाइड ऑफ अर्थ। तो इसलिए ये 2 सोर्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर स्टेटमेंट आता है दैट सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो हमारा गलत होगा, बिकॉज जियोथर्मल, चाहे स्मॉल कंपोनेंट ही सही, बट जियोथर्मल एनर्जी इज़ अ पार्ट ऑफ
एनर्जी प्रोवाइडर। अगर हम बात करें सन की, तो हमें पता है सन हमें एनर्जी देता है थ्रू इंसोलेशन। और जैसा कि हमने अपनी क्लाइमेटोलॉजी वाली वीडियो में देखा था कि जहाँ इक्वेटर पे सन रेज जो हैं, ये इंसोलेशन जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट होती है ना, हेडवर्ड्स होती है। वहीं पे जैसे जैसे हम लैटिट्यूडनली ऊपर जाते हैं ये स्लैंट होने लग जाती है, और इसकी जहाँ इंटेंसिटी कम हो जाती है वहीं इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ने लग जाता है। इसी वजह से यहाँ का जो पानी है, यानी इक्वेटर और ट्रॉपिक्स का जो पानी है, वो ज़्यादा गर्म होता है रेदर देन जब हम ऊपर लैटिट्यूड की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जिसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है इन ओशियन टेम्परेचर। वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारी अर्थ को जब हम इक्वली नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, तो वो हम डिवाइड करते हैं इक्वेटर से, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। अब अगर हम अपने ग्लोब को या अपने मैप्स को ध्यान से देखें, तो जहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें लैंड मास बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर में वही लैंड मास बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब इस लैंड मास के कम होने की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है हीट एब्जॉर्प्शन का। जैसे कि ये है हमारा लैंड सरफेस और ये है हमारा ओशियनिक सरफेस। अब सनरेज पड़ेंगी जब लैंड पे, तो ये ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी और लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। वाटर में जो है वो जो हमारी सन रेज हैं वो ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा होती है। और इसी कारण यहाँ पे लैंड मास ज़्यादा होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा ज़्यादा वार्म होता है इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमारा हो गया सेकंड फैक्टर टेम्परेचर वेरिएशन का। थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है प्रिवेलिंग विंड्स। अब विंड्स जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं ऑन शोर और दूसरी होती हैं ऑफ शोर। ऑन शोर मतलब जो ओशियन से लैंड की तरफ मूव करती हैं, ओशियन से लैंड की तरफ मूव करती हैं। और ऑफ शोर जो हैं वो होती हैं जो लैंड से ओशियन की तरफ मूव करती हैं। तो जो विंड्स जो हैं लैंड से ओशियन की तरफ मूव करेंगी, वो क्या करेंगी, ये जो वाटर है, अब ये लैंड से एसोसिएटेड, बिल्कुल लैंड के एडजेसेंट वाटर है, तो ये वार्म वाटर होगा क्योंकि लैंड हमारा क्या था, ज़्यादा गर्म था। तो यही जो विंड्स हैं ये इस वाटर को ये लैंड से दूर ले जाती हैं। These winds टेक अवे दिस वार्म वाटर अवे फ्रॉम द लैंड, और उससे क्या होता है, जो नीचे की लेयर्स में कोल्ड वाटर होता है, हमने देखा था ना कि जो ऐसे जैसे डेप्थ बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है, यानी कि नीचे का जो वाटर होगा वो कैसा होगा, वो कोल्ड होगा। तो जैसे ही ये वार्म वाटर मूव करता है अवे फ्रॉम द लैंड, ये कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं अपवेलिंग। इसको क्या बोलते हैं, अपवेलिंग ऑफ वाटर। और यहाँ पे हमारा हो जाता है कोल्ड वाटर। वहीं जो हमारी ऑन शोर विंड्स होती हैं वो क्या करेंगी, वो गर्म पानी को और लैंड की तरफ पुश करेंगी, जिसकी वजह से जो हमारा ओशियन का यहाँ पे टेम्परेचर है ऑलरेडी वार्म था, और गर्म पानी आने की वजह से और वार्म वाटर इस तरफ पुश होने की वजह से ये और ज़्यादा वार्म हो जाएगा। तो अगर मैं स्टेटमेंट दूं कि ऑन शोर विंड्स की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। वहीं अगर मैं बोलूं कि ऑफ शोर विंड की वजह से जो ओशन का टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, वो कम हो जाता है, तो वो भी करेक्ट स्टेटमेंट होगा। फोर्थ फैक्टर की जो कि है हमारा ओशियन करंट्स। अगर आपने ओशियनोग्राफी वाली वीडियो देखी होगी तो हमने बात की थी कि कैसे कोल्ड करंट की वजह से यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना। जैसे कि पेरू पे हमें एटाकामा डेजर्ट देखने को मिला था, यहाँ पे हमें नामी डेजर्ट देखने को मिला था, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखने को मिला था, है ना। तो उसी वजह से हम ओशियन करंट्स का भी इफेक्ट पड़ेंगे किस पे, सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशियंस पे, कि कोल्ड वाटर जो है वो टेम्परेचर को कैसा कर देगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। वहीं जो वार्म ओशियन करंट्स हैं वो क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है ये गल्फ स्ट्रीम से। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट आपको दिख रहा होगा।
और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। तो यहाँ ये हैं पोल्स के एकदम पास, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड, टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड। बट ये जो वार्म ओशन करंट है ये इस टेम्परेचर को कर देता है इंक्रीज, जिसकी वजह से यहाँ जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ ओशन करंट्स ऑन ओशन सरफेस। तो ये हमारे फैक्टर हो गए जिसकी वजह से ओशन सरफेस टेम्परेचर हमारा इफेक्ट होता है, और हमें ओशन टेम्परेचर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। अब हमारा लास्ट टॉपिक ओशनोग्राफी का जो है वो है ओशन रिलीफ। ओशन रिलीफ के बारे में अगर हम देखें तो ओशन का कन्फिग्रेशन हमें लगता था पहले जब ओशन स्टडीज़ नहीं शुरू हुई थी कि जो पूरा ओशन है वो सिर्फ फ्लैट लैंड है। बट जैसे जैसे हमने स्टडी की हमें पता चला कि नहीं भाई, ओशन सिर्फ फ्लैट लैंड नहीं है। जैसे लैंडफॉर्म्स सरफेस पे देखने को मिलते हैं, कुछ उसी तरह के लैंडफॉर्म हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ओशियन बॉटम में भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं एक सुंदर से बीच पे जाके। बीच पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बीच के जस्ट हमें एडजेसेंट देखने को मिलता है एक शेल्फ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यानी कि जब हम बीच पे पानी की तरफ आगे जाते जाते हैं तो लैंड क्या करता है, सबसाइड करने लग जाता है ना, धीरे धीरे स्लोपी होने लग जाता है, और जहाँ तक वो लैंड जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हमें दो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि ये ज़्यादा डीप नहीं होता, जिसकी वजह से सनलाइट यहाँ पे ईजिली पेनिट्रेट कर लेती है, और जहाँ सनलाइट पहुँचती है वहाँ पे प्लांट क्या होते हैं, वो ईजिली अपना फूड बना पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे यानी जहाँ पे खाना होगा वहाँ पे मछलियाँ भी आएंगी, यानी कि फिशेस भी आएंगी, और जहाँ पे फिशिंग आएंगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग भी होगी और फिशिंग इंडस्ट्री वहीं पे प्रिवेल करेगी। यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आपको फिशेस देखने को मिलेंगी, फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे, और यहीं पे आपको फिशिंग ग्राउंड्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें सडनली दिखता है कि एकदम से लैंड का जो स्लोप है वो एकदम से बढ़ गया है, और जिस पॉइंट पे ये स्लोप एकदम से स्लैंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लैंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं शेल्फ ब्रेक। और इस स्लोपी लैंड को, बहुत ज़्यादा स्लोपी लैंड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ पे राइज होता है वहाँ पे होता है सेडिमेंटेशन। यहाँ से जितने भी सेडिमेंट्स आते हैं वो आके नीचे जहाँ पे स्लोप खत्म हो जाएगा वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएंगे, है ना, एक्यूमुलेट हो जाएंगे वहीं पे, और उसी एक्यूमुलेशन की वजह से जो हमारा लैंडफॉर्म बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। तो कॉन्टिनेंटल राइज आता है थर्ड नंबर पे, स्टार्ट होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और फिर आता है कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद हमारी ओशन टोपोग्राफी जो है वो शुरू होती है, जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी मिड ओशनिक रिजेस से। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हमने देखा था कि कैसे दो टेक्टोनिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही थी ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री। इस डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से क्या होता है, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ से लावा बाहर आता है, और वो लावा क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाता है और फॉर्मेशन करता है रॉक्स की। ये आपको दिख रहे होंगे ना, रिजेस टाइप। तो इन्हीं रिजेस की फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंट बाउंड्री प्लेट, और ये बनाते हैं वर्ल्ड के सबसे लंबी रेंज, जिसको हम बोलते हैं मिड ओशियानिक रिज। तो ये हमने बात की मिड ओशियानिक रिजेस की भी बात की। अब ये जो वोल्केनिक रिजेस होती हैं ये कई बार क्या होता है, वाटर से बाहर आ जाती हैं और फॉर्मेशन करती हैं आइदर वोल्केनिक आइलैंड्स की या फिर सी माउंट्स की। और जब ये सी माउंट्स जो हैं इरोड होने लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये है सी माउंट जो पानी के ऊपर है, बट ये धीरे धीरे क्या होगा, इरोड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे ये इरोड होगा ये पानी के नीचे चला जाएगा, और इसका जो सरफेस होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लैट। और इन्हीं फ्लैट टॉप रिजेस को हम बोलते हैं गुयोट्स। क्या बोलते हैं? गुयोट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गुयोट्स जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे कि वो मिलता है इन दी ओशियंस, इन दी ओशन टोपोग्राफी। तो ये सारा जो हमने बात की ये थी अबाउट दी ओशन फ्लोर।
बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो है ट्रेंचेस। वो हैं ट्रेंचेस। अब ये ट्रेंचेस क्या होते हैं? ट्रेंचेस होते हैं डिप्रेशंस, नैरो एंड डीप डिप्रेशंस। अब कितने डीप होते हैं? ये लगभग इतने डीप होते हैं कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को रखें तो भी ये डिप्रेशन पूरा नहीं फील होगा। यानी कि जो सबसे डीप ट्रेंच है वो हमारा लगभग मोर देन 11 किलोमीटर्स है, जबकि हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? ऑलमोस्ट 8.5 किलोमीटर्स के अराउंड है। ये ट्रेंचेस जो हैं, हमें इनकी लोकेशन और इम्पॉर्टेंट ट्रेंचेस के नाम हमें याद रखने हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो शुरुआत हम करते हैं पैसिफिक ओशियन से। मिलता है कुरिल आइलैंड, और इसी कुरिल आइलैंड के जस्ट ईस्टवर्ड सिचुएटेड है हमारा कुरिल कामचाट का ट्रेंच। उससे हम नीचे आते हैं तो ये है हमारा जापान का एरिया, और जापान में ये है हमारा जापान ट्रेंच। अब जापान जो है वो कई सारे आइलैंड से बना है, जैसे कि ह्यूनशो, होकाइडो, रियोकू एंड मैनी मोर। और उसी रियोकू आइलैंड के पास हमें देखने को मिलता है रियोकू ट्रेंच। रियोकू आइलैंड से हम नीचे आते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है फिलीपींस, और फिलीपींस के ईस्टवर्ड हमें देखने को मिलते हैं फिलीपीन ट्रेंच। फिलीपीन ट्रेंच से हम ज़्यादा आगे थोड़ा और ईस्टवर्ड चलते हैं तो यहाँ अभी जिस ट्रेंच की हमने बात की थी कि ये हमारा डीपेस्ट पॉइंट है, कौन सा? मैरियाना ट्रेंच हमें यहीं पे देखने को मिलता है, ओशिनिया वाले रीजन में। और उससे अगर हम थोड़ा साउथ ईस्टवर्ड मूव करें पैसिफिक ओशियन में ही, यानी कि ईस्टवर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो हमें देखने को मिलता है टोंगा ट्रेंच। कौन सा ट्रेंच? टोंगा। हरियाणा पीसीएस में इन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि इनको हमें नॉर्थ से साउथ के तरफ अरेंज करना था, तो और उसमें हमें था कुरिल ट्रेंच गिवन था, मैरियाना ट्रेंच गिवन था और टोंगा ट्रेंच गिवन था। तो अब आप वो क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा इंडियन ओशियन की तरफ। तो इंडियन ओशियन में ये है हमारा इंडोनेशिया का पार्ट, जो कि शुरुआत होती है जिसकी सुमात्रा से। सुमात्रा के बाद आता है जावा, और सुमात्रा और जावा को अलग करती है हमारी सुंडा स्ट्रेट, और इसी सुंडा स्ट्रेट पे हमें देखने को मिलता है सुंडा ट्रेंच। उसके बाद हम आ जाते हैं अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में ये हमारा बहामास और वेस्ट इंडीज़ वाला जो रीजन है, इसके पास हमें देखने को मिलता है पोर्टो दे रिको ट्रेंच, है ना, ये स्पेनिश नेम है। और ये हमारा मैक्सिको बहामास वाला रीजन है पूरा, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है पोर्टो डे रिको ट्रेंच। उसके बाद हम आ जाते हैं ये हमारा है चिली पेरू वाला रीजन, है ना, और पैसिफिक ओशियन वाला रीजन। और इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेंच हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरू चिली ट्रेंच। और सबसे लास्ट में जब हम अलास्का वाला रीजन देखते हैं, यानी कि पैसिफिक ओशियन में ही अलास्का वाला रीजन देखते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता है अल्यूशियन ट्रेंच। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस जो हमें पता होना चाहिए, और इसी के बेसिस पे अब हम सॉल्व करते हैं हमारा 2022 में यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन थे ओशियंस और डीपेस्ट पॉइंट यानी कि ट्रेंचेस। तो सुंडा ट्रेंच हमें पता है इंडियन ओशन में है, तो इसको हम मैच कर सकते हैं इंडियन ओशन के साथ। वही मैरियाना ट्रेंच हमें पता है कि भाई ये है हमारा पैसिफिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में हमने देखा था अभी बहामास के पास था पोर्टो डे रिको, और आर्कटिक ओशन में बचता है फिर के मॉलिडी। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 1 एंड 2। 3, 4, 1 एंड 2 यानी कि इसका सही आंसर होगा डी। और अब आपके लिए एक होमवर्क वाला सवाल। ये क्वेश्चन है आई थिंक 2020 या 2019 का ओशनोग्राफी का ही। इसमें हमें पूछा है कि कौन सा ओशन करंट एसोसिएटेड है इंडियन ओशन से। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो इसी के साथ हमारी ओशनोग्राफी का हो जाता है दी एंड।